हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी है सन लिमिटेड कंपनी की, जिसके बेस पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए प्रॉफिट चाहिए, जो हमने इस साल प्रॉफिट अर्न किया। अब वो प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा? वो प्रॉफिट आपको मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड में, जो आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस देखा, जिसकी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में चेक करनी है नंबर 2 पर। और यहां पर सरप्लस दिया है। सरप्लस के आगे लिखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब यहां पर जो 4 लाख का प्रॉफिट है, ये इस साल का प्रॉफिट नहीं है। अभी तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, समझ चुके हो, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब तक कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वो 4 लाख रुपए है, जो कि लास्ट ईयर तक था इसका बैलेंस 2 लाख, और ये इस साल इंक्रीज होकर के 4 लाख रुपीज हो गया। क्यों? क्योंकि इस साल हमने अपना प्रॉफिट इसमें ऐड किया। तो वो प्रॉफिट ऐड किया तो इसका बैलेंस इंक्रीज होकर के 4 लाख हो गया। तो इस साल के प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो आपके पास 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब जो ये प्रॉफिट है, ये आपका बिफोर टैक्स नहीं है, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यहां पर खड़े हो, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो भी आपने माइनस किया वापस से प्लस कर दो। अगर प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया, उसे वापस से प्लस कर दो। तो रिजर्व तो हमारे है नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप प्रॉफिट का कोई हिस्सा ट्रांसफर नहीं करते हो। ये तो वो प्रीमियम का पैसा है जो आप शेयर्स इशू करते हुए शेयर होल्डर से डिमांड करते हो और रिसीव करते हो। तो गलती से भी यहां पर इसको मत लिखना। इसके बाद दूसरा आपका है डिविडेंड। अगर आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा, इसका मतलब एक तरह से प्रॉफिट का ही हिस्सा आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहां पर दिया है कि आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 15% डिविडेंड दिया, इंट्रिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड तो उनका है नहीं, नील लिखा है, दोनों सालों का नील है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनको इंट्रिम डिविडेंड दिया। आगे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसके बेस पर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा 31 दिसंबर 2022 को। अब 31 दिसंबर को बांटा तो हम कौन सी अमाउंट लें? 3 लाख लें या 5 लाख? जो आपने फर्दर शेयर्स इशू किए, वो कब इशू किए हैं आपने? पहली बात तो 31 मार्च 2023, मतलब फाइनेंशियल ईयर के आखिर में आपने इशू किए। ये एक्स्ट्रा पैसा 2 लाख रुपए आखिर में मिला है, सबसे एंड डे पर मिला। तो पूरे साल तो आपके शेयर होल्डर 3 लाख रुपए के रहे। तो 3 लाख रुपए पर ही आप प्रीमियम, वो सॉरी, डिविडेंड दोगे। डिविडेंड होगा इंट्रीम डिविडेंड 15% के हिसाब से 45। अब आपका दूसरा शेयर होल्डर भी है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपकी है ना, दूसरी कैटेगरी का। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है तो ये माना जाता है कि इक्विटी वालों से पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा। अगर हम इक्विटी वाले शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं, इंट्रीम डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर तो हमने प्रपोज डिविडेंड लिखा है 10% इनको दिया जाएगा। तो ये 10% का डिविडेंड हम इनको देंगे, राइट। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमने ये प्रपोज डिविडेंड, अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दिया है। प्रॉफिट हुआ, पहला पॉइंट तो ये है कि प्रॉफिट होगा, तो हम अगर प्रपोज्ड डिविडेंड है तो वो डेफिनेटली देंगे। तो प्रॉफिट हुआ है तो ये 10% आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड है, तो आप इसको दोगे 30,000 रुपीज। 3 लाख रुपीज पर 10%, 30,000 रुपीज। इसके बाद आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो आपने ये डिविडेंड दे ही दिया है। तो दोनों को शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड दिया 75,000 का। इसके बाद और क्या रह गया? टैक्स का प्रोविजन आपको दिया नहीं है। तो टोटल आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2,75,000। ये बात आपको समझ में आ गई? तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया 2,75,000 प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट कर लिया।
इसके बाद हमें करनी है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो नॉन कैश में आपको वो खर्चे ढूंढने हैं जिसके लिए कैश में पेमेंट नहीं की, जैसे कि डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में लिखा है 60,000 का इस साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया। तो इस साल डेप्रिसिएशन आपने 60,000 रुपीज का मशीनरी पर लगाया, एसेट पर लगाया, तो इसके लिए पेमेंट नहीं की, तो वापस से इसको प्लस कर दो। क्योंकि जिसके लिए कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी, आउटफ्लो नहीं हुआ, तो हम इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो हमने कैश में अर्न किया। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स में से आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस किया है। लास्ट ईयर इसका बैलेंस था 10,000 और इस साल इंक्रीज होकर के 20,000 हो गया। तो ये 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा, इसका मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? जिसमें बैड डेट्स हुए नहीं है अभी, आपने एक एस्टिमेटेड अमाउंट डाली कि भी इतना पैसा डूब सकता है। अभी ना तो पैसा डूबा है और ना ही आपने किसी को पेमेंट की इसके लिए, ये तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट का खर्चा आपने ऐसे ही डाल दिया। तो जब ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, किसी को पेमेंट नहीं की, तो ये नॉन कैश आइटम है, इसको आप वापस से प्लस कर दो। इंटेंजिबल एसेट आपकी है नहीं कोई, उसके लिए भूल जाओ, वो राइट ऑफ ही नहीं हुई। और क्या हो सकता है? अब यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आपको चेक करना है वो खर्चे या इनकम जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर आप एसेट को सेल करते हो, तो वो कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो एसेट को बेचने पर लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर दिया। लेकिन वो इनकम या खर्चा ऑपरेटिंग का तो नहीं है, तो यहां से हमको हटाना है। तो यहाँ पर देखो, आपने एक मशीन है 90,000 रुपए की, बुक वैल्यू मतलब आज की डेट में उसकी वैल्यू 90,000 रुपए की है, जिसे हमने 50,000 में बेचा, तो 40,000 का नुकसान हुआ। तो ये लॉस आपने खर्चों में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये लॉस हम वापस से प्लस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, अगर लॉस हुआ तो इसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की, नॉन कैश भी है। हमें तो यहाँ पर ये देखना होता है कि हमें सेल करके फंड्स मिला कितना। अगर आप इसका लॉस डाल रहे हो, तो लॉस के लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की, ये खर्चा नहीं हुआ है, एक्चुअल में आउटफ्लो नहीं हो रहा, राइट। और क्या हो सकता है? मशीन तो आपने बेची, ये भी हो गया। इसके बाद आपने डिबेंचर्स पर, ये आपके डिबेंचर्स है, ये आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में आता है, फंड्स को अरेंज करना, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। तो वो इंटरेस्ट का खर्चा वापस से प्लस करेंगे, क्योंकि वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? आपके डिबेंचर से 2 लाख, ये इंक्रीज होकर के 3 लाख, 3 लाख हो गए। 1 लाख के आपने और डिबेंचर इशू किए। तो ये 1 लाख के डिबेंचर आपने कब इशू किए? 1 अप्रैल 2022, मतलब स्टार्टिंग में ही आपने इशू कर दिए, स्टार्टिंग में ही ये फंड्स आपके पास आ गए। तो पूरे साल आपके पास डिबेंचर 3 लाख के रहेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 3 लाख पर आप इंटरेस्ट दोगे 10% के हिसाब से 30,000 रुपीज। तो टोटल अब आपका बन गया प्लस करने का अमाउंट 1,40,000, राइट। और क्या हो सकता है? यहां पर आपको देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी और कंपनी में, तो उस पर जो भी आपको पैसा मिलता है वो आपकी इनकम है, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इनकम मिली, 10% इन्वेस्टमेंट लिखा है, इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट पर आपको डेफिनेटली इनकम रिसीव हुई। लास्ट ईयर थी ये 1 लाख, और इस साल आपकी 2 लाख हो गई, 1 लाख रुपए से इंक्रीज हुई। तो कब आपने परचेज की? 31 मार्च 2023। मतलब कि जो 1 लाख रुपए की और इन्वेस्टमेंट आपने परचेज की, वो साल के एंड में की। तो पूरे साल आपकी जो इनकम बनेगी, कौन सी अमाउंट पर बनेगी? 1 लाख पर, जो कि पूरे साल रही। तो ये जो इनकम बनी आपकी, इस पर जो इनकम बनी, यहाँ पर देखो 10%, 10,000 रुपए, इसको हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये इनकम आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप सारे ही इनकम खर्चे सब डाल देते हो, लेकिन हमको वो सब कुछ हटाना है जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ताकि हमें प्योरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट मिल सके, राइट। तो ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,05,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के चेंजेस आपको चेक करने हैं।
तो करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री स्टॉक जो कि इंक्रीज हो रहा है 1 लाख रुपए से। करंट इन्वेस्टमेंट आपकी यहां पर कवर नहीं होगी करंट एसेट में। करंट इन्वेस्टमेंट आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। तो याद रखना, करंट इन्वेस्टमेंट वो सिक्योरिटीज, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जिसे आप जल्दी से जल्दी मार्केट में बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन्वेंट्रीज अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब परचेज किया, और परचेज किया तो इसका मतलब कैश का आउटफ्लो होगा, पेमेंट करोगे। तो 1 लाख रुपीज से माइनस हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों की डिटेल आपको मिलेगी नोट्स टू अकाउंट में, जहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए सन्ड्री डेटर्स और इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस किया। अब आप जो गलती करते हो वो गलती करते हो, आप ये दोनों का डिफरेंस लेते हो, मतलब प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उसका आप डिफरेंस लेते हो। आपको उसका डिफरेंस नहीं लेना है, आपको लेना है ये वाले डेटर्स। ये तो प्रोविजन क्या एस्टिमेटेड अमाउंट है, एक्चुअल डेटर्स तो आपके ये हैं। तो 2 लाख से 3 लाख रुपए हो गए। डेटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट अगर इंक्रीज हो रही है, तो एक तरह से एसेट को परचेज किया तो पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा, पेमेंट किया आपने। अब ये तो हो गई एसेट की बात, ये दो चीजें ही हैं। इसके बाद आपको देखना है करंट लाइबिलिटीज में। ट्रेड पेबल्स आपके पहले से इंक्रीज हो गए, 60,000 से 1,40,000 हो गए। 80,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने सामान उधार पे खरीदा, और उधार पे खरीदने का मतलब है एक तरह से आपने लोन लिया, और लोन लोगे तो फंड्स का इनफ्लो होगा। तो फंड्स का इनफ्लो हुआ 80,000, आउटफ्लो हुआ 2 लाख। तो माइनस प्लस करने के बाद आपके पास आ गया है क्या, यहां पर देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,85,000। फाइनली पॉजिटिव आंसर है, मतलब इस एक्टिविटी से हमारे पास फंड्स का इनफ्लो हुआ है। यहां आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा, यहां पर देखो, आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अब आपको करना है, तो यहां पर एसेट को बेचना खरीदना आपको कवर करना है। तो मशीनरी को आपने बेचा, बेचना बेचने पर आपको कितना पैसा मिला, 50,000। बस आपको उतना ही दिखाना है। 40,000 का लॉस हुआ, उसे भूल जाओ, उससे आपको फंड्स नहीं मिल रहे हैं। जो फंड्स मिले बस आपको उस पर ही कंसंट्रेट करना है कि 50,000 रुपए मुझे मिले मशीनरी को बेच करके। दूसरा इनफ्लो आपको कैसे हुआ था, यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हुई थी 10,000 रुपए। ये आपका इनफ्लो है, इनकम रिसीव करोगे तो। हमने वहां से माइनस की थी ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, कि हमारी एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, तो यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे। वहां से माइनस किया था, यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे। अब आपको यहाँ पर कोई एसेट परचेज किए तो वो फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि आपका इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या 1 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने परचेज किए? नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने सेल भी की है, तो आपको गलती से इस तरह से बाहर से फिगर नहीं उठानी। डेप्रिसिएशन भी लगाया है हमने, एसेट को बेचा भी है, तो सारी इंफॉर्मेशन को कवर करते हुए आपको अकाउंट बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख, डेप्रिसिएशन लगाया 60,000, क्योंकि ये आपका एट कॉस्ट मेंटेन नहीं हो रहा है, ये आपका बुक वैल्यू मतलब WDV पे मेंटेन हो रहा है। हर साल आप डेप्रिसिएशन जो भी लगता जा रहा है वो आप अपनी एसेट में से माइनस करते जा रहे हो। तो इस साल भी हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया। जो एसेट थी वो आपने 90,000 की बुक वैल्यू, मतलब 90,000 की बुक वैल्यू यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड है। तो 90,000 की एसेट अगर आपने बेच दी तो यहाँ से हटाना होगा। हम कैसे हटाते हैं, हम देखते हैं कि हमने उस एसेट पर क्या बेनिफिट लिया, मतलब बेचा तो कितना पैसा मिला, 50,000। इसका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन तो आपका ऑलरेडी पहले लग चुका है, कट चुका है। यहाँ पर 90,000 जो बुक वैल्यू दी है, मतलब WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लास 11 में आपने सीखा है ना, हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे हम WDV कहते हैं। तो 50,000 रुपीज मिले और 40,000 का हमें नुकसान हुआ। तो टोटल क्रेडिट साइड का आ गया आपका 8,50,000। डेबिट साइड का टोटल कम है, तो ये बैलेंस क्या होगा, डिफरेंस अगर आ रहा है डेबिट साइड पर तो क्या होगा, यहाँ पर डेबिट साइड पे तो ऑप्शन होती है, या तो प्रॉफिट होता है, एसेट को बेचने पर प्रॉफिट,
या दूसरा आपने एसेट को परचेज किया। तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता क्योंकि एसेट को बेचने पर तो लॉस हुआ है। दूसरी ऑप्शन परचेज वाली बच गई आपके पास कि हमने 2,50,000 की एसेट को परचेज किया, राइट। तो ये टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेना, 8,50,000 है। अब एसेट को हमने कितना परचेज किया ये फिगर आपको मिल गई। परचेज ऑफ एसेट, एसेट को परचेज करोगे तो क्या होगा, पेमेंट करोगे, आउटफ्लो होगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी तो आपकी 1,00,000 रुपए से इंक्रीज हुई है, तो वो भी आपने खरीदी, खरीदी तो आपका आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं आउटफ्लो होगा, पेमेंट करोगे तो टोटल आउटफ्लो हो गया 3,50,000 का, इनफ्लो 60,000 का। तो इस तरह से आपको हर एक पॉइंट को कवर करते जाना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो आपको नॉन करंट एसेट में हर एक चीज को ध्यान से देख करके समझ के करना है कि अगर कोई एसेट है तो हमने इसको खरीदा या बेचा होगा, बेचा है तो हमने उस पर सेल प्रोसीड्स क्या रिसीव की, अगर कोई ऐसी एसेट है जिस पर इनकम भी रिसीव होनी है तो वो आपको कवर करनी है। तो इस तरह से सारी चीजों को आपको ध्यान से कवर करते हुए करना है। तो यहां पर आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यूज्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब हमने इस एक्टिविटी में कैश को यूज किया है, फंड्स को पेमेंट की है, फंड्स डिक्रीज हुआ है, राइट। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज में आपको देखना है कि फंड्स आपने कहां से अरेंज किए। तो फंड्स अरेंज करने का मतलब है आपको देखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की डिटेल आपको मिलेगी नोट्स टू अकाउंट में। इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 3,00,000 थी 5,00,000 हो गई, इसका मतलब 2,00,000 के नए शेयर्स आपने इशू किए, पब्लिक से फंड इकट्ठा किया। अब यहां पर जो 2,00,000 रुपए के शेयर्स इशू किए, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लास्ट ईयर कुछ नहीं था, इस साल ही आ रहा है, इसका मतलब ये प्रीमियम का पैसा इन शेयर्स को इशू करते हुए आपको मिला 10,000। अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हो तो वहां पर भी लिखा है कि शेयर्स को हमने 5% प्रीमियम पर इशू किया, तो 2,00,000 का 5% 10,000 ही होता है, राइट। इसी तरह से आपने और क्या किया, यहाँ पर डिबेंचर्स आपने इशू किए, तो इससे भी फंड्स आपके पास इनफ्लो हुआ 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स, तो टोटल इनफ्लो हो गया 3,10,000। अब देखो, आपने अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट भी की है। प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको आप डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने रिडीम कर दिए। अगर प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे हैं इसका मतलब आपने इनकी पेमेंट कर दी, इन शेयर होल्डर्स का पैसा वापस रिटर्न कर दिया। तो 1,00,000 रुपए का पैसा आपने रिटर्न किया, आउटफ्लो हो गया। इसी तरह से आपने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट कितना दिया था, 10%, 3,00,000 पर 30,000, और डिविडेंड पे किया, वो भी आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में ही आएगा, क्योंकि शेयर से रिलेटेड पैसा अगर फाइनेंस एक्टिविटी में है तो डिविडेंड से रिलेटेड खर्चा भी फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स पर 30,000 और इक्विटी शेयर्स पर 45,000 रुपीज का आपने डिविडेंड दिया, तो टोटल आउटफ्लो हो गया 2,05,000। तो पॉजिटिव आंसर आएगा 1,05,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 1,05,000। तीनों एक्टिविटीज का आपने फंड्स फ्लो देख लिया, तो नेट बैलेंस आ रहा है पॉजिटिव 1,00,000। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इस साल हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस इंक्रीज किया। हमने जो बिजनेस किया, जो भी एक्टिविटीज की, उसकी वजह से हमारा इस साल कैश का बैलेंस 1,00,000 रुपए से बढ़ गया। अगर हम कहें हमारा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग में आपका करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस 70,000 था और हमने इतना और इंक्रीज कर दिया, तो एंड ऑफ द ईयर हमारा बैलेंस होना चाहिए 1,70,000। हमारे अकॉर्डिंग 1,70,000 होना चाहिए। तो क्या बैलेंस शीट में भी यही बता रहा है, बैलेंस शीट में आपका आ रहा है 90,000 प्लस 80,000, जिसका टोटल भी बनता है 1,70,000। मतलब मैच कर रहा है, जो हम कह रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन कह रही है, उससे आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर रही है, तो कहीं डिफरेंस नहीं है, तो मार्क्स तो पक्के बनते ही है ना। आपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, अच्छे से अटेम्प्ट किया है, आपको चैप्टर समझ में ही आ गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बचा है बस इस चैप्टर का, बाकी पूरा चैप्टर हो गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।